हाईएस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में मैं एक ही मुद्दा ले रहा हूं। वो मुद्दा है प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच जो जुबानी तकरार चालू है और अब ये तकरार जो तू तड़ाक पे आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही होगा राहुल गांधी के बारे में कि वो कब किसको, जब कमलनाथ को हाय कमल हाउ आर यू कह सकते हैं तो मोदी क्या चीज है। मोदी तो उनके पार्टी के भी नहीं है, हालांकि मोदी प्रधानमंत्री है। और इस बात को बार बार राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वो एक प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में नहीं, कल उन्होंने क्या कहा, थोड़ा उसको सुनिए। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। है वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी। अब यहां पर राहुल गांधी की भाषा पर आपको ध्यान दें, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं। एक तो आज के दिनों में हर पार्टी में जो भी विपक्ष की पार्टियां, उसका जो अदना सा नेता हो, जिसकी औकात इतनी भी ना हो कि वो अपने गांव का पंचायत का चुनाव जीत सके, वो भी प्रधानमंत्री को कहता है प्रधानमंत्री डर गया। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी तो उससे आगे बढ़ के ही बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांपने लगे उसकी बात सुन करके। अरे जो तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उसके कारण जो तुमको 2-4 वोट मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। ये क्या रहा है कि प्रधानमंत्री जो है, जो ही मैंने एक्सरे की बात की, यहाँ पे ये बातें कर रहा है जातीय जनगणना की, यहाँ पे ये बातें कर रहा है फाइनेंशियल सर्वे की, और यहाँ ये बातें कर रहा है इंस्टीट्यूशनल सर्वे की। और मैनिफेस्टो में इसने कुछ नहीं लिखा है। मैनिफेस्टो में ये सारी बातें ढकी छुपी सी है, लेकिन इस व्यक्ति ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए हैदराबाद में सारी बातें स्पष्ट कर दिया, जो कि आपने पिछले अंकों में मैंने आपको वो वीडियो क्लिप जो है मैंने आपको दिखाया भी है। इसने वहां पर स्पष्ट कहा है कि हम ये सारे सर्वे करने के बाद देश में क्रांति लाएंगे। अब जब तुमको प्रधानमंत्री उस क्रांति का जवाब देते हैं तो ये इस व्यक्ति को या तो विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर स्वीकार नहीं कर सकता है, वो अपनी बातें ठीक से नहीं रख पाया, तो अपनी बातों को और स्पष्ट कहे कि भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। जैसा कि कल सैम पित्रोदा के बयान के बाद जब उसने इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात की। इनहेरिटेंस टैक्स आप जानते ही हैं दोस्तों, ये जो है कि आपके विरासत पर आपके पूर्वज, आपके माता पिता जो भी छोड़ कर जाएंगे, वो आपको पूरा का पूरा वो अमाउंट नहीं मिलेगा, या पूरी की पूरी संपत्ति आपके पास नहीं आ पाएगी। उसमें से सिर्फ 55%
अगर सैम पित्रोदा की बात को मान लिया जाए तो ही आपको मिल पाएगी। तो उस पर तो तुरंत कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग जो सैम पित्रोदा के बयान से अपने को अलग करते हैं। तो जब तुम कहते हो कि हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे करने के बाद हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो कहो स्पष्ट रूप से, कहो स्पष्ट रूप से कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। ये क्या मतलब हुआ कि मेरे बयान को सुन करके प्रधानमंत्री मोदी कांपने लगे, उसकी जबान बदल गई? ये बातें आप सभ्य भाषा में भी कर सकते हैं। आपको अगर यही बात कहना है तो आप सभ्य भाषा में, ये तू तड़ाक की भाषा, ये छपड़ी भाषा जो है, जो सड़क छाप लोग जो बातें करते हैं, उस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज ये कि जो इनके समर्थक होते हैं वो इनकी इस तरह की बातों को और बढ़ावा देते हैं, उससे खुश होते हैं कि देखो राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया, राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया। सुनकर खुश होने वाले लोगों को थोड़ा सा 10 साल पीछे जाना चाहिए। 2014 में तुम्हें 42 सीट मिली, तुम ऑपोजिशन विपक्ष के नेता नहीं बन सकते थे। 2019 में भी तुम वहीं भटक गए, 10 सीट ज्यादा मिली। और वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कह रहा है जो अपनी 2014 के इलेक्शन में वो 282 सीट पाता है। 84 के बाद, 1984 के बाद किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का मौका मिला। 2019 में जब लोग कह रहे थे कि ये तो मैंने फ्लूक था, वो कहते हैं ना कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना, मोदी के साथ में वही हुआ था 2014 में। लेकिन 2019 में मोदी जी ने उसको फिर से अपने जो उनका जो टैली था, जो 282 पटक गया था, उसको वो और 20 सीट बढ़ा करके 302 पे ले जाते हैं। और तुम क्या करते हो? राहुल गांधी ने जब से कमान संभाला है कांग्रेस पार्टी की, तब से कांग्रेस का डाउनफॉल ही हो रहा है। तब से लगातार कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं दोस्तों, आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का डाउनफॉल ये 2014 में नहीं हुआ है। इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था 1984 में। 1984 में इंदिरा जी की मृत्यु के पश्चात जो सहानुभूति का वोट मिला, उससे ये 400 का आंकड़ा पार कर गया। लेकिन उसके बाद आप उसका जितनी भी इलेक्शन हुई है, आप उसके रिजल्ट को देखिए, हमेशा ही कांग्रेस की सीट कम होती गई है। अगर आप अपवाद माने, मैं व्यंग्य में कह रहा हूं, तो 14 के चुनाव में इनको 42 सीट मिली थी, 19 के चुनाव में इन्होंने 10 सीट बढ़ा लिया। लेकिन इस बार के चुनाव में ये 30 पर सिमट जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो तो सिर्फ कांग्रेस के जो भक्त हैं, सिर्फ उनको पसंद आ सकती है। देश के नागरिक को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो प्रबुद्ध जन है, प्रधानमंत्री के तू तड़ाक की भाषा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और तैयार होना भी नहीं चाहिए, जो राहुल गांधी आजकल कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात दोस्तों, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि इस बार इसको 30 सीट आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दरअसल 2019 में जो इनको सीट मिली थी वो पंजाब से मिली थी, वो केरल से मिली थी, वो तमिलनाडु से मिली थी। इन 3 राज्यों के जो कांग्रेसी हैं और जो कांग्रेस पार्टी को वहां पे बढ़त मिली थी, उसका परिणाम था कि 52 सीट पा चुके थे। इस बार पंजाब में इनकी सीट घटना तय है, कोई नहीं रोक सकता है इनको वहां पर सीट को घटने से, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके जो भी वरिष्ठ नेता हैं अब धीरे धीरे वो सबके सब पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब 2-4 लोग ही बचे हैं जो वहां पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कहे जा सकते हैं। और इन नेताओं के बीच में आपसी घमासान की खबर आए दिन आते रहती है। वही स्थिति इनकी केरल में। केरल में अगर वायनाड से, जो राहुल गांधी गए वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए, अगर ये नहीं हारे तब भी इनके जीत का अंतर कम होना तो तय है। और जिस तरह से केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हैं, वो जिस तरह से विश्वमन कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, हो सकता है कि वायनाड में भी पासा पलट जाए। लेकिन मुझे इसकी संभावना नहीं लगती है। वहां से जीतेंगे जरूर, हालांकि इनके खिलाफ बहुत ही सशक्त उम्मीदवार जो है सीपीआई ने दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया है, वो है डी राजा की पत्नी। डी राजा जो है सीपीआई के महासचिव है, उनकी पत्नी एनी राजा, जिनका कि वहां पर वायनाड पर काफी अच्छा पकड़ है। उस महिला को वहां पर सीपीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और उसके पक्ष में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं
वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। अब तो प्रचार खत्म हो गई, कल चुनाव होगा। तो ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी जीते नहीं तो कम से कम उनके जीत का अंतर काफी कम होने वाला है। वो कुछ वोटों से ही जीतेंगे। कुछ वोटों का मतलब 10-20 हजार वोट से जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार वो 4 लाख से ऊपर वोट से जीते थे। तो ये तो रही वायनाड की स्थिति। और केरल से जो पिछली बार इनको सीट मिला था, वहां से उनकी सीट की संख्या भी कम होगी। वही स्थिति तमिलनाडु में होने जा रही है। और तमिलनाडु में दोस्तों, अगर ये तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन जाए कांग्रेस, तो कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से के अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका उभार हो रहा है। अब जो जन जन में हर माने लोगों तक, आम लोगों तक जो है के अन्नामलाई अपनी पदयात्रा के द्वारा अपनी बात पहुंचा चुके हैं। और इसका प्रभाव कि जो अभी संपन्न हुआ है चुनाव, उस पर अवश्य पड़ेगा। ये हो सकता है कि वो अपनी सीट बहुत न निकाल पाए, लेकिन उनका मत प्रतिशत बढ़ना तो 100% तय है। और जो 2026 में चुनाव होगा, जो तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव 2026 में पड़ेगा, जो होगा, उस पर ये जो अभी जो भाजपा का वहां पर प्रसार हो रहा है तमिलनाडु में, उसका प्रभाव जरूर ही पड़ेगा। और तमिलनाडु जो है, जो अब तक जो द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही थी, या उसी में टू पार्टी, जो एक डीएमके और दूसरा अन्ना डीएमके, इन दोनों के बीच में फंस के रह गई थी। अब तमिलनाडु और वहां का जो मतदाता उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो ये तो रही दोस्तों तीनों राज्यों की कहानी, कि इन तीनों राज्यों में जहां से कांग्रेस को सीट मिला करती थी, पिछले चुनाव में मिली थी, वो वहां से इस बार कम होने जा रही है। और पूरे देश के अगर मानचित्र को सामने रख करके बैठ करके देखें, तो आपको कोई भी ऐसा राज्य दिखाई नहीं देगा जहां पर कांग्रेस की सीट बढ़ने की कोई भी संभावना है। कोई भी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। और इस स्थिति में जो अपने को राष्ट्रीय दल कहता है कांग्रेस पार्टी, उसका जो सर्वोच्च नेता है, हालांकि वो किसी पद पे नहीं है, राहुल गांधी आज के तारीख में कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है, किसी पद पे नहीं है। और वो प्रधानमंत्री को तू तड़ाक की भाषा में बात करता है और मजे लेकर के बात करता है, जैसे वो बहुत महान कार्य कर रहा हो। इससे क्या होता है, आप अपना कद खुद ही बौना करते हैं और बौना करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से आपका हाल है, आपको कहीं देश छोड़ के ना भागना पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव के बाद पार्टी की कमान प्रियंका गांधी संभालेंगी और ये शायद संभवतः या तो राजनीति से अवकाश लेंगे या संन्यास लेंगे, लेकिन हर हाल में सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की खबर आपको बता रहा हूं। मनीष कश्यप यूट्यूबर थे, तमिलनाडु में इनको काफी दिनों तक जेल में तेजस्वी यादव की कृपा से रहना पड़ा और इस बार वो चुनाव में भी उतर गए थे। लेकिन आज सुबह सुबह वो भाजपा मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और अपनी जो उन्होंने नामांकन किया था उसको भी वापस लेने का फैसला किया है। और ये सही फैसला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। ध्रुव राठी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके 70 मिलियन फॉलोवर हैं, 70 मिलियन। और वो आपके लिए, जो आम आदमी पार्टी, उसके लिए खुलकर वो काम करता है, खुलकर काम करता है। लेकिन दोस्तों, वो किसी भी पार्टी के लिए कोई एक वोट भी ला नहीं पाता है। हालांकि अभी खुलासा हो रहा है कि इसको कहां से इतने फॉलोवर्स मिले, इतने सब्सक्राइबर कहां से मिले हैं, इसमें भी खाल मेल है और ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ये तो बात कभी और के लिए दोस्तों। कल आपको पता है पूर्णिया में चुनाव होने वाला है, पप्पू यादव वहां से खड़े हैं और कल रात में उनके शिकायत पर जो है बीमा भारती के 2 करीबी लोगों को 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया है। आरोप है कि रात में वो लोगों के बीच में पैसा बांट रहे थे। ये भी हो रहा है। और तीसरी एक बड़ी मजेदार खबर आपको बिहार से बता रहा हूं कि मीसा भारती 2 बार रामकृपाल यादव से चुनाव हार चुकी है। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं। तो इस बार लालू जी के खुराफाती दिमाग से एक नया सगुफा निकला है। वो सगुफा ये है दोस्तों कि वो एक भूमिहार उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, सशक्त भूमिहार उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसको किसी अन्य पार्टी से यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, जिससे कि जो थोक के भाव में सवर्ण वोट रामकृपाल यादव को मिलता है वो उनको ना मिल पाए और उनकी बेटी मीसा भारती किसी तरह से लोकसभा का मुंह देख सके। अब देखिए इसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है। बिहार है, कुछ भी हो सकता है।
और गर्मी भी पड़ रही है। अब इस गर्मी में किसका दिमाग खराब हो जाए, किस पॉलिटिशियन का दिमाग खराब हो जाए। और दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन हालांकि पूरे देश में किसी भी नेता के पास कोई नैतिकता बची हुई नहीं है, लेकिन खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के जो राजनेता हैं ये नैतिकता कब का त्याग चुके हैं। इसका एक उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों। अरुण कुमार सिंह सांसद थे अब तक, तो इस बार उनको टिकट नहीं मिला। और एक और हैं रणधीर सिंह हैं, इन दोनों को इस बार टिकट मिला नहीं है। तो इन दोनों ने तय किया है ये दोनों ही जो है बसपा ज्वाइन करेंगे। सोचिए कि जो आदमी अभी भी एनडीए का सांसद हो, वो अभी उसकी सांसदी गई नहीं है और उसको टिकट नहीं मिला। वो अपने सारे आंखों का जो कहते पानी को सुखा करके, लोक लाज को त्याग करके वो बसपा से अपने ही पार्टी, अपने ही जो अलायंस पार्टनर है उसके खिलाफ वो चुनाव में खड़ा होगा। अब इस तरह की खबरों से लालू यादव को तो खुशी मिलती ही है कि कम से कम कुछ वोट तो काटेगा। तो ये स्थिति दोस्तों नेताओं की है। इसलिए कोई नेता अगर कसम खा कहता है कि मैं इस पार्टी का हूं, कोई नहीं है। अब तो ये स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उनको जब टिकट नहीं मिला, वो लोग जो है अपने भाजपा के ही जो कल तक उनके सहयोगी थे उनके खिलाफ खड़ा होने में जब उन्होंने परहेज नहीं किया तो अन्य नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों ये दौर जो है, ये जो चुनाव का मौसम है, ये अपनी नैतिकता, अपने विचार और अपनी लॉयल्टी को बदलने का मौसम है। इसमें कब किसके प्रति लॉयल हो जाए, कौन किसके प्रति वफादार हो जाए, इसके बारे में कोई गारंटी से कुछ भी कहीं भी नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए।